हेलो बच्चों, आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं कराने वाला आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का रिवीजन। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए, मैंने रिवीजन की जो स्टार्ट करी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से की है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। एक्स क्यूब प्लस 1 0 के इक्वल होता है, एक्स क्यूब इक्वल टू -1 होता है। तो इसका 3 क्यूब रूट होता है, एक 1, एक ये और एक ये। इसे हम बोलते हैं ओमेगा, इसे क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। और रिलेशन क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0। और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल क्या होता है? 1। आयोटा स्क्वायर -1 याद रखना। आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल 1 होता है। और आयोटा की पावर में अगर 4 लगातार नंबर ऐड में लिखा हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी कि 4 5 6 7 लिखा हो, 10 11 12 13 लिखा हो, यानी n+1 n+2 n+3 लिखा हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा भी, अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो बीच का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर मॉडुलस निकालना है तो √a² प्लस b²। अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसे क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे, और फिर उसके बाद कॉन्जुगेट करके उसे क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हमारे पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लेना तो ऐसे हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। इसमें Z1 कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 कॉन्जुगेट। इसमें क्या लिख सकते हैं? Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। इसे लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस अपॉन में Z2 का मॉडुलस। और Z इंटू Z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? मोड Z के स्क्वायर के। अगर हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना हो, थीटा निकालना हो, यानी कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी, तो इसका हम थीटा आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे tan अल्फा, दैट इज मोड ऑफ b बाई a। नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। जब यहाँ से अल्फा आ जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, दोनों चीज़ प्लस है तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -2 + 3 हो जाता तो इस वाले क्वाड्रेंट में हो जाता, दोनों माइनस हो जाता तो कौन से क्वाड्रेंट में? तो यहाँ हो जाता। अगर ये वाला प्लस ये वाला माइनस हो जाता इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाता। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा ही क्या होगा? अल्फा के इक्वल होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा किसके इक्वल होगा? पाई माइनस अल्फा के। और अगर थर्ड में होगा तो इसका माइनस लगा दो, यानी अल्फा माइनस पाई कर दो। और फोर्थ में अगर होगा तो आप थीटा कैसे निकालो? इसमें माइनस लगा दो, यानी कि माइनस अल्फा। यहाँ से आपका आर्ग्यूमेंट आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं? पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, यानी कि r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर जो r है ये क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। और थीटा जो क्या है वो क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। तो थीटा मैंने पहले निकालना सिखा दिया। r क्या होता है? मॉडुलस। और ये आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टी होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इनटू में आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, डिवाइड में भी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन में क्या आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। अब देखिए, हम थोड़ी सी रिवाइज करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले एपी, अगर 3 टर्म एपी में है तो बीच वाले का डबल किसके इक्वल होगा? बाकी दोनों के सम के इक्वल। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a + n - 1 × d। a फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म, d है क्या? कॉमन डिफरेंस। सम का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d, या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अगर 3 टर्म जीपी में होगा तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। nth टर्म का फॉर्मूला होगा ar⁻n - 1। जैसे पांचवा टर्म अगर निकालना हो तो ar⁴ हो जाएगा। ऐसे सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ar⁻n - 1 में r-1। अगर r क्या हो? 1 से ज़्यादा। अगर r 1 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - r⁻n अपॉन में 1 - r, ये हो जाएगा। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन में 1 - r, r जहाँ पे क्या कॉमन, रेशियो a क्या है? फर्स्ट टर्म, याद रखना। और 3 टर्म अगर hp में होगा तो बीच वाला किसके इक्वल होता है? 2ac अपॉन में a प्लस में c। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अरिथमेटिक मीन ऑफ ए और बी। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? था a + b/2। अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, जैसे हमारे पास दो, ये पूरा सीक्वेंस AP में है और a और b के बीच में n नंबर क्या करा गया? ऐड किया गया। n नंबर ऐसे ऐड किया गया जो पूरा सीक्वेंस किस में हो? AP में। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएगा? n+2। और अगर इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसका ट्रिक ले लीजिए, क्या हो जाएगा? b - a अपॉन में n+1। ये n जो है, जो नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट है, जितना नंबर इंसर्ट किया गया है वो हो जाएगा n। जैसे 50 नंबर इंसर्ट किया गया तो टोटल नंबर तो 52 हो जाएगा, लेकिन n की जगह पे क्या लिखना आपको? 50, जितना नंबर इंसर्ट किया गया। तो हमारा जो a1 होगा वो इस AP का दूसरा टर्म होगा, यानी कि a2 a प्लस में d।
और ये जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो ए पी का कौन सा टर्म होगा, चौथा, यानी कि ए प्लस में 3d। और ए पी का जो पांचवा टर्म होगा, जो हमारा टोटल ए पी का कितना हो जाएगा, 6 टर्म हो जाएगा। 6 टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस में 5d। इस तरह से हमें ए पता ही रहेगा, डी ए हमें दिया रहेगा, डी यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद जितने भी टर्म निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर AP में हमें nth टर्म निकालना हो लास्ट से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म an, अब प्लस में n-1 इंटू डी जो आएगा ना, जो भी हमारा इधर से d आ रहा होगा उसको हम क्या लगा देंगे, माइनस का d लिख देंगे, यानी हो जाएगा an माइनस n-1 इंटू में d। यानी अगर स्टार्टिंग से निकालेंगे nth टर्म तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट से निकालेंगे तो a की जगह फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ जाएगा और d की जगह क्या आ जाएगा, माइनस d आ जाएगा, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो 2 नंबर का, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। और बहुत सारे नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन इंटू xn रेस्ट टू दी पावर 1/n क्या होगा, इस n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। देखिए, अगर a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन डाला गया है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या आ जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा। और जो g1 होगा वो सेकेंड टर्म होगा, g2 जो होगा थर्ड टर्म होगा, g3 जो होगा फोर्थ टर्म होगा। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ar, थर्ड टर्म का फॉर्मूला ar स्क्वायर, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला ar क्यूब। a तो हम इधर ही रखा होगा, और r निकालने के लिए आपको ट्रिक याद रखना है, r किसके इक्वल होता है, b अपॉन में a रेस्ट टू दी पावर 1 अपॉन में n प्लस 1। यहाँ पे n जो है ये क्या, जितने ज्योमेट्रिक मीन बीच में डाला गया वही n। अगर 5 नंबर इंसर्ट किया जाएगा तो n की जगह 5 आ जाएगा, 10 नंबर इंसर्ट किया जाएगा तो n की जगह क्या आ जाएगा, 10। यहाँ से r निकलेगा, a पता ही होगा, सारा टर्म आसानी से आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ABC अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो इसका उल्टा जो होगा वो AP में होगा, 1/a 1/v और 1/c क्या होगा, AP में होगा। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2AB अपॉन में a प्लस में b। एक और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ज़्यादा होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और वो ज़्यादा होता है किससे, हार्मोनिक मीन से। और ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, अरिथमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन के। अब हम नेक्स्ट रिवाइज करेंगे किसको, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। इसमें सबसे पहले फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। NPR, n जगह पे r चीज़ को अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। n हमेशा r से क्या होगा, ज़्यादा या उसके इक्वल होगा। जैसे 5p2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4, 10p3 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू में 8। np0 मतलब होगा 1, यानी n जगह पर एक को भी अरेंज नहीं करना, 1। npn, n सीट पे n लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। np1 क्या हो जाएगा, n जगह पे एक लोगों को अरेंज करने का तरीका n होगा। अब आता है नेक्स्ट, देखिए अगर हमें इसे अरेंज करना हो, इस लेटर को अगर हमें अरेंज करना हो तो 2 4 6 7, 7 को 7 जगह पे अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 7, और जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करते हैं। d 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, और c 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हो जाएगा टोटल अरेंजमेंट। अब अगर हमें इसे अरेंज करना है, लेकिन इसमें a b c एक साथ आएगा, तो जो एक साथ आ रहा है उसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे, एक साथ वाले को बॉक्स में बंद कर देंगे। बाकी कौन बच गया, D बच गया, E बच गया, F बच गया। इसे एज अ 1 ट्रीट करेंगे। 1 2 3 4, 4 को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 इंटू में इस तीनों को अंदर ही अंदर अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर ऐसा आ जाए ABC डज नॉट कम्स टुगेदर, तो टोटल अरेंजमेंट 3 3 6, टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6, कोई रिपीट तो है नहीं, उसमें से जो तीनों एक साथ आ रहे हैं तो उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू में फैक्टोरियल 3। तो क्या बचेगा, जिसमें तीनों एक साथ नहीं है। टोटल अरेंजमेंट में से हमने वो केस माइनस कर दिया जिसमें वो तीनों एक साथ थे, तो बचा कौन, जिसमें वो तीनों एक साथ नहीं थे। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन NCR, n में से r चीज को सेलेक्ट करने का तरीका फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r इंटू में फैक्टोरियल r। NCR को हम क्या लिख सकते हैं, NCn माइनस r, यानी 50C48 को हम लिख सकते हैं 50C, इसमें से इसको माइनस करके 2 लिख सकते हैं। 15C13 को हम लिख सकते हैं 15C, इसमें से माइनस करके 2। NC0, n में से 0 एक को भी सेलेक्ट नहीं करना है, तरीका 1।
NC1 n में से एक को सेलेक्ट करने का तरीका n तरीका, NCn n में से सभी n को सेलेक्ट करना तरीका 1, NCr प्लस NCr माइनस 1 क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा n प्लस 1 c और ये ज़्यादा वाला आ जाएगा r। अगर NCa और NCb इक्वल है तो n किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस b के इक्वल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 लेकर NCn है तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर n। अगर इवन वाला और 2 4 6 वाला होगा तो आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 1, और डॉट वाला होगा तब भी आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 1। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम n नॉन कोलिनियर पॉइंट, n नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखा, नॉन कोलिनियर मतलब एक भी लाइन में ना हो, तो ऐसे n पॉइंट दे रखे और हमें स्ट्रेट लाइन बताना कितना बनेगा। तो आप सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट को चुनना होगा। तो गिवन n पॉइंट में से 2 पॉइंट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, NC2, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि n इंटू में n माइनस 1 अपॉन में 2। अगर उस n पॉइंट में m पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर पॉइंट से तो अगर बहुत सारे पॉइंट कोलिनियर होते तो एक ही लाइन बनेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, n पॉइंट से जितने स्ट्रेट लाइन बनते वो बना लेते थे NC2, और उसमें से जो कोलिनियर वाले लाइन पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना उसे माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा MC2। अब बट इन सब को मिला करके एक लाइन तो बना है ना, तो उसमें प्लस में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग n वर्टिसेस। अगर हमारे पास n वर्टिसेस का पॉलीगॉन है तो उसके कितने डायगोनल्स बनेंगे, वो बनेंगे, आपको याद रखना होगा NC2 माइनस n। तो वो आपको याद रखना होगा n इंटू में n माइनस 3 अपॉन में 2, ये होगा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म, नंबर ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम n नॉन कोलिनियर पॉइंट। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट को चुनना होगा, तो n पॉइंट में से 3 को चुनने का तरीका NC3। अगर उसमें m पॉइंट कोलिनियर होगा तो क्या होगा, NC3, और उसमें से कोलिनियर से जो ट्रायंगल बना उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, MC3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम रिवीजन करने वाले हैं लॉगरिथम का, एक का, बस 2 मिनट में पूरा लॉगरिथम रिवाइज हो जाएगा। अगर बेस और नंबर सेम हो तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर आपको इसको बेस ई में बदलना हो तो ऊपर वाला ऊपर लिख दो log a और नीचे वाला नीचे लिख दो log b। अब इन दोनों का बेस क्या हो गया, ई हो गया। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, इसका बेस क्या, ई छिपा रहेगा। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस में log n, ये हो जाएगा। और अगर a log है, ये दोनों अगर सेम हो तो आंसर सिर्फ क्या आएगा, x आएगा। और यहाँ पर a की पावर n अगर हो तो बाहर में कैसे आता है, 1 अपॉन n इंटू में log a। अब नंबर क्या आ जाएगा, अगर ऐसा हो, ये लिखा हो log x रेस टू दी पावर m, तो ये m आगे आ जाएगा, यानी कि m log क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देखिए लास्ट 2 और देखिए, अगर ऐसा लिखा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1, ये कहाँ से आया देख लीजिए, इसे लिख सकते हैं हम log a अपॉन में log b, और इसे इंटू में लिख सकते हैं log b अपॉन में log a। ये इससे कट जाए, इससे कट जाए, आंसर क्या आ जाएगा, 1। और ये जो होगा, ये p तो सीधे बाहर आ जाएगा यहाँ पे q, और इसका जो p बाहर आएगा 1 अपॉन p हो के आता है बाहर, तो ये नीचे आ जाएगा और आंसर आ जाएगा log बेस में n और ये m। और log 1 की जो वैल्यू होती है, चाहे बेस में कुछ भी हो, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट रिवीजन हम करने वाले मैट्रिसेस का। सबसे जो इसमें मेन है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले का कॉलम, ये रो है, ये कॉलम, और दूसरे वाले का रो क्या हो, सेम, यानी ये m बाई p होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए, सेम, और उसको मल्टीप्लाई करके जो a b आएगा उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, m बाई p आएगा। यानी सपोज कीजिए अगर a का ऑर्डर 2/3 है और b का ऑर्डर 3/2 है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा, और a b का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। और मैट्रिक्स में यूजुअली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता जनरल फॉर्म में, और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस में ए सी, यानी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। उसी तरह से मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है एसोसिएटिव भी होता है, यानी ए बी
इंटू सी किसके इक्वल होगा, ए इंटू में बी सी। और दो मैट्रिक्स का सम या दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। अगर इसका ऑर्डर m बाई n है तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m बाई n, अदरवाइज ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर ये 2/3 है, ऐड सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब इसका भी ऑर्डर क्या हो, 2/3। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना देना या कॉलम को रो बना देना। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ए इंटू बी का इंटू में जो ट्रांसपोज हो जाता है उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब कोई कॉन्स्टेंट लगा हुआ तो पहले कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और उसके बाद कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो खुद ए के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। याद रहे ए प्लस ए ट्रांसपोज या ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू, ये सब क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। और ए माइनस ए ट्रांसपोज किसका एग्जाम्पल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। देखिए मैट्रिक्स का लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता हो तो उस ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो, 0, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा डिटर्मिनेंट्स को रिवाइज करने का। अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसा हो, जैसे यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 3 एक जैसा है, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 0। अगर हम डिटर्मिनेंट में तीनों रो या तीनों कॉलम को अदला बदली कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दो कॉलम को अदला बदली कर देते, हमने फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही रखा, अगले दो कॉलम को अदला बदली कर दिया, अगले या किसी दो रो को अदला बदली कर देंगे तो डिटर्मिनेंट में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू में बी का डिटर्मिनेंट। के इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के कोई कांस्टेंट है उसकी पावर n ऑर्डर, आई इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब अगर मैट्रिक्स 3/3 का है तो n की वैल्यू 3, अगर मैट्रिक्स 2/2 का है तो n की वैल्यू 2, अगर मैट्रिक्स 4/4 का है तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स दे रखा है इसका हमें एडजॉइंट निकालना तो बहुत ही आसान है, 2/2 का। इसको इंटरचेंज कर दो, -2 और 2, और इसका साइन बदल दो, ये -3 और ये 5, ये आ गया इसका एडजॉइंट। प्रॉपर्टी देखिए एडजॉइंट का, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या होता है, n-1। यहाँ पे n क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ n की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिया, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लो, दोनों क्या है, एक ही बात है। देखिए 3 कॉन्सेप्ट आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए होगा। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ले लें उसकी पावर m लगा दे, एक ही बात है। एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए क्या होगा, k की पावर n-1 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स a इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल हो और वो i के इक्वल होता है तो a का इन्वर्स b होगा और b का इन्वर्स क्या होगा, a होगा। ऑल्सो अगर a इन्वर्स जो है मैट्रिक्स A का इन्वर्स है तो A इन्वर्स A और A इंटू A इन्वर्स दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। A इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1 में डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट। याद रहे डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी मैट्रिक्स A जो होना चाहिए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। A इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा। A B का इन्वर्स होता है B इन्वर्स इंटू में A इन्वर्स, और A की पावर K का इन्वर्स क्या लिख सकते हैं, A का इन्वर्स रेज टू दी पावर
के लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लेकर और उस होल का क्या ले लेंगे, इनवर्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले या ए का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स हो, दोनों बराबर होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। यानी अगर साइन थीटा की बात होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की बात होगी तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और अगर टेन थीटा की बात होगी तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस तरह से याद रखना है। लेकिन याद रखना अगर मैं साइन ए निकालूँ, ये x है, ये y है और ये z है, तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन a के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, x, और हाइपोटेनियस क्या होगा, z। अगर मैं आपसे साइन सी पूछूं तो अगेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, y, और हाइपोटेनियस सेम रहेगा z। यानी आपको याद रखना है एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। अगर a ले रहे हो तो परपेंडिकुलर ये होगा, और c ले रहे हो तो परपेंडिकुलर ये होगा। और a के लिए बेस हो जाएगा ये, और c के लिए बेस हो जाएगा ये। हाइपोटेनियस सेम रहेगा, वो नहीं बदलता है। स्क्वायर रिलेशन देख लें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। दो सदाबहार रिलेशन, टेन साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन। ये सदाबहार रिलेशन है, बहुत बार यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड में एस फॉर साइन, एस फॉर स्कूल, तो साइन और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी चारों क्या होगा, नेगेटिव होगा। टी फॉर 10 और टी फॉर 2, तो 10 और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। सी फॉर कॉलेज, सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा हो तो आंसर क्या आएगा, थीटा, और कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। लेकिन अगर एंगल लिखा हो 2n + 1 π/2 प्लस माइनस थीटा तो आंसर तो आएगा थीटा, लेकिन इसमें साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में बदल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे साइन 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/4। अब गौर से देखिए ये एन पाई प्लस माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज। साइन है तो साइन ही रहेगा, आंसर क्या आ जाएगा, साइन, और यहाँ पे जो है वही लिखेंगे साइन π/4। बट क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ तक पाई हुआ, उसमें से कुछ कम करेंगे तो सेकेंड क्वाड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो सेकेंड क्वाड में ये पॉजिटिव होता है, आंसर कितना होगा इसका, 1/√2, साइन 45 1/√2। कॉस π/2, अब π/2 के मल्टीपल में है तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन π/3 हो जाएगा। क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए, यहाँ तक होता है पाई और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो सेकेंड क्वाड में आपको इसको देखना है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का √3/2। यहाँ फिर से 3π/2 आ गया, तो इसमें चेंज हो जाएगा, 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट, यहाँ पे आ जाएगा π/4, और क्वाड्रेंट चेक करेंगे 3π/2, 1π/2, 2π/2, और ये क्या हो जाएगा 3π/2, अब माइनस कुछ है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, आंसर यही रहेगा यानी कि 1। इसको क्या लिख सकते हैं, cos 7 π/6 को पाई प्लस में π/6 लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में ये वाला केस आ जाएगा n पाई प्लस थीटा, तो इसमें नो चेंज होगा, तो cos π/6 ही आ जाएगा। और क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे, पाई प्लस थीटा, यहाँ तक पाई है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, आंसर ये आ जाएगा माइनस का √3/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा। अगर इस फॉर्म में लिखा हो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 1/4 साइन 3 थीटा। सेम इसके साथ भी होगा, जैसे ये एग्जाम्पल है, साइन 10 साइन 50 साइन 70 की वैल्यू क्या होगी, देखिए गौर से, 10 हो गया थीटा
50 हो गया 60 माइनस थीटा और 70 हो गया 60 प्लस थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, यानी कि 30 साइन 30 होता है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/8। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन ए प्लस बी होगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है। यहाँ माइनस होगा तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस होगा तो माइनस साइन ए साइन बी है। यहाँ माइनस होगा तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ऊपर आ जाएगा माइनस और नीचे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सम का फॉर्मूला। cos x प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2। अब बीच में माइनस होगा तो माइनस का 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2। अगर साइन x प्लस साइन वाई है तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2। और साइन x माइनस साइन वाई हो तो 2 cos पहले हो जाएगा cos x प्लस वाई बाई 2 और बाद में आ जाएगा साइन x माइनस वाई बाई 2। याद रखना ये फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाफ एंगल फार्मूला। इसके बिना तो ट्रिगो बिल्कुल अधूरा है, तो इसको सबसे अच्छे से याद रखना। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ एक्स था तो एक्स बाई 2, यहाँ 2x होता तो ओनली एक्स आ जाता, यहाँ 4x होता तो यहाँ 2x आ जाता। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। और सिर्फ साइन एक्स होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2। cos 2x का तीन फार्मूला। cos 2x का जो पहला फार्मूला होगा वो क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और tan 2x का जो मेन फार्मूला होगा हाफ एंगल वो होगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना होगा a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इसी चीज़ का वो क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर।